हेलो बच्चों, सिलेक्शन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लेकर के आए हैं हिस्ट्री की सेकंड क्लास। हिस्ट्री की पहली क्लास में हमने पुरातात्विक कुछ स्रोतों के बारे में, कुछ ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में पढ़ा था, जिनसे हमें भारत के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी मिलती है, जिनमें सिक्के थे, अभिलेख थे, ठीक है, और भी कई चीजें थी। उन सबको जानने के लिए आपको हमारी प्रीवियस वीडियो देखनी होगी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या, अभी हम शुरू करने जा रहे हैं पुरातात्विक स्तंभ, अभिलेख और उनके स्थान, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इन सब से हमें पता चलता है कि उस काल के राजाओं ने अपने बारे में क्या क्या लिखवाया, और उन्हीं से हमें अंदाजा लगता है कि उस काल के राजाओं की पर्सनैलिटी लगभग कैसी रही होगी और वो किस तरीके से काम करते होंगे, ठीक है। तो इसी लिस्ट में सबसे पहले जो आ रहे हैं वो है मेहरौली स्तंभ, ठीक है। मेहरौली स्तंभ लेख, ठीक है। मैं नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, ये मेहरौली दिल्ली में होगा, ठीक है। और कुतुब मीनार परिसर में है। ये कहाँ पर है? कुतुब मीनार परिसर में है। और इससे संबंधित व्यक्ति कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय है, ठीक है। और ये किस समय काल में बनवाया गया था? लगभग गुप्तकालीन में बनवाया गया था, ठीक है। गुप्तकालीन समय का है ये। और इसमें जो उन्होंने जो विषय वस्तु डाली है, जो उन्होंने बताना चाहा है, वो क्या था? उन्होंने बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका काल लगभग 380 से 412 ईस्वी तक था, ठीक है, उन्होंने बंगा विजय, मतलब बंगाल की विजय, और सप्त सिंधु के समीप जो उनका युद्ध हुआ था विभिन्न राजाओं के साथ, उनके बारे में उन्होंने क्या दी थी? इंफॉर्मेशन इसमें दी थी, ठीक है। और ये पहले मूलतः कहाँ पे था? ये विष्णुपद पहाड़ी पर था, जो कि कहाँ पे थी? जो उदयगिरी मध्य प्रदेश में स्थापित थी। लेकिन क्या हुआ कि कुछ समय बाद क्या हुआ, दिल्ली के किसी शासक ने इसे दिल्ली में स्थापित करवा दिया, ठीक है। कहाँ करवा दिया? दिल्ली में स्थापित करवा दिया, ठीक है। तो बात करते हैं सेकंड की, प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है और समुद्रगुप्त इससे संबंधित है, ठीक है। और ये भी गुप्तकालीन है। क्या है? ये भी गुप्तकालीन है। संस्कृत में रचित यह प्रशस्ति मूलतः एक अशोक स्तंभ पर अंकित है, जो समुद्रगुप्त द्वारा 200 ईस्वी में कौशाम्बी से प्रयाग लाया गया था। कहाँ लाया गया था? 200 ईस्वी में 200 ईस्वी में कौशाम्बी से कहाँ? प्रयाग लाया गया था, ठीक है। पहले ये कौशाम्बी में हुआ करता था, फिर उसे प्रयाग में लाया गया। किसके द्वारा लाया गया? समुद्रगुप्त के द्वारा लाया गया। और कब लाया गया? लगभग 200 ईस्वी में लाया गया था, ठीक है। इस पर समुद्र के दरबारी कवि हरिशेन ने काव्यात्मक शैली में समुद्रगुप्त के वंश, परिचय, उसकी विजयों एवं राज्य विस्तार का वर्णन किया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या हुआ है? किसने किया है ये वर्णन? ये वर्णन किया है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन ने। किसने? समुद्रगुप्त के कवि दरबारी हरिशेन ने किया हुआ है, ठीक है। तो अभी देखते हैं आगे, बौद्ध स्तंभ लेख, ठीक है। ये भरहुत में है, सतना मध्य प्रदेश में है ये। और ये बनवाया किसने था? राजा वसुदेव ने बनवाया था। और ये शुंग काल का है। कब का है? यह है शुंग काल का, ठीक है। इस अभिलेख में शुंग वंश के विषय में जानकारी मिलती है हमको, ठीक है। पूरी जानकारी हमें शुंग वंश के बारे में मिलती है। और यहाँ पे देखिए, ये कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है अभी, ठीक है। अब बात करते हैं चौथा, मथुरा स्तंभ के बारे में, ठीक है। तो मथुरा स्तंभ लेख जो है वो मथुरा उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय से ही संबंधित है। किससे? चंद्रगुप्त द्वितीय से ही संबंधित है, तो जरूर ये गुप्तकालीन होगा, ठीक है। यह प्रथम गुप्त अभिलेख है जिसमें गुप्त संवत प्रथम वर्ष वर्णित है, ठीक है। इसमें पहला गुप्त संवत का प्रथम वर्ष वर्णित है। इस स्तंभ लेख द्वारा वैष्णव धर्म के अनुयायी गुप्त सम्राट की धार्मिक सहिष्णुता पर प्रकाश पड़ता है, ठीक है। क्या पड़ता है? उसकी धार्मिक सहिष्णुता पर प्रकाश पड़ता है, ठीक है। इसे महेश्वर समुदाय के उदिताचार्य का वर्णन भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें महेश्वर समुदाय के उदिताचार्य का वर्णन भी इसी में मिलता है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखेंगे। इस वाले स्तंभ में क्या क्या मिलता है? मथुरा स्तंभ में मिलता है आपको एक तो जो हमारे जो चंद्रगुप्त मौर्य जी थे, ठीक है, तो उन्होंने जो गुप्त संवत चलाया था, तो उसका पहले वर्ष का वर्णन भी इसी में मिलता है आपको। दूसरा, उनकी धार्मिक सहिष्णुता पर प्रकाश डालता है ये। और महेश्वर समुदाय के उदिताचार्य का वर्णन भी इसी में मिलता है, ठीक है। बात कर लेते हैं पांचवे पे,
ठीक है। गरुड़ स्तंभ लेख, क्या गरुड़ स्तंभ लेख, ये वेसनगर में है। किसमें है? वेसनगर, विदिशा, मध्य प्रदेश में है। और इससे संबंधित जो लोग हैं वो कौन है? एक तो भागभद्र हैं और एक है होलियोडोरस। कौन है? होलियोडोरस। और ये शुंग काल के बारे में हमें जानकारी देगा। इसमें 2 अभिलेख उत्कीर्ण हैं। ठीक है। एक अभिलेख में होलियोडोरस को वासुदेव का अनुयायी बताते हुए उसके द्वारा स्तंभ का निर्माण का वर्णन, तथा दूसरे अभिलेख में महाभारत से संबंधित कुछ जानकारी है। महाभारत के एक श्लोक का उल्लेख होता है। ठीक है। तो समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आते हैं एरन स्तंभ। तो एरन स्तंभ आपको काफी देखने को मिलेंगे। देखिए, पहला जो एरन स्तंभ अभी आया है, ये कहाँ है? ये सागर मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे? सागर मध्य प्रदेश में है। और इससे संबंधित जो व्यक्ति है वो है समुद्रगुप्त। तो ये जरूर गुप्तकालीन होगा। यह स्तंभ लेख समुद्रगुप्त के व्यक्तिगत मामलों की जानकारी देता है। ठीक है। उनके व्यक्तिगत मामलों की जानकारी कौन सा स्तंभ लेख दे रहा है? एरन स्तंभ लेख दे रहा है। ठीक है। यह विदर्भी शैली में है। यह कैसे है? विदर्भी शैली में है। ठीक है। इस पर अंक उत्कीर्ण किए गए हैं। ठीक है। और इस पर क्या है? अंक उत्कीर्ण किए गए हैं, मतलब अंक को भी लिखा गया है। तो इसे थोड़ा सा याद रखेंगे आप कि एरन स्तंभ लेख जो सागर मध्य प्रदेश में है, ठीक है, वो पहली बात तो किससे? समुद्रगुप्त से संबंधित है और गुप्त काल से है। ठीक है। और उसमें क्या है? वो उसकी शैली जो है ना, वो विदर्भी शैली में है। और उस पर क्या हुआ है? उस पर अंकों का उत्कीर्णन किया गया है। ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए, एरन स्तंभ अभिलेख, ठीक है, ये मध्य प्रदेश में ही है। और ये इससे संबंधित जो व्यक्ति हैं वो है बुद्धगुप्त। ये भी गुप्तकालीन है। यह स्तंभ लेख भगवान विष्णु का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण है। मतलब इसी अभिलेख से हमें भगवान विष्णु का सबसे पहला लिखित प्रमाण मिलता है। ठीक है, कि भगवान विष्णु भी को उस टाइम पे माना जाता था। ठीक है। उस टाइम के लोग भी भगवान विष्णु के बारे में जानते थे, तथा इसमें भगवान विष्णु की महिमा में महाराजा मात्र विष्णु एवं धन्य विष्णु द्वारा ध्वज स्तंभ के निर्माण का उल्लेख है। ठीक है। और इसमें सप्ताह के दिनों के नामों का प्रारंभिक उल्लेख किया गया है। ठीक है। तो सप्ताह में कौन कौन से दिन होंगे, इसका उल्लेख भी यहीं से आपको मिल जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये है भितरी। ठीक है। ये भितरी छोटी की मात्रा के साथ होगा। भितरी स्तंभ अभिलेख भितरी गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। और इससे संबंधित जो व्यक्ति हैं वो है स्कंदगुप्त। और जब स्कंदगुप्त इससे संबंधित है तो सीधी सी बात है कि ये गुप्तकालीन होगा। इस लेख में स्कंदगुप्त के वंश परिचय, हूणों के साथ आक्रमण, तथा मतलब हूणों के आक्रमण और समुद्रगुप्त द्वारा उनके दमन का उल्लेख किया गया है। ठीक है। मतलब हूणों का जब आक्रमण हुआ तो क्या हुआ? समुद्रगुप्त ने कैसे कैसे उनका दमन किया। ठीक है। इन सब चीजों का उल्लेख आपको भितरी स्तंभ गाजीपुर वाले से मिल जाएगा आपको। ठीक है। बात करते हैं बिहार स्तंभ अभिलेख। ठीक है। बिहार शरीफ पटना, कहाँ पे है ये? बिहार शरीफ पटना है। और इससे संबंधित जो व्यक्ति हैं वो भी स्कंदगुप्त हैं। ठीक है। और यहाँ पर क्या है? ये भी गुप्तकालीन है। इस स्तंभ पर कोई तिथि अंकित नहीं है। इस पर स्कंदगुप्त तक के गुप्त शासकों का कुछ पदाधिकारियों का उल्लेख है। ठीक है। मतलब स्कंदगुप्त तक जब ये पहुंचे तो तब तक जो जो पदाधिकारी थे उनके कुछ उल्लेख यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है। बात कर लेते हैं 10वें नंबर पे कौन है? 10वें नंबर पे है भिलसड़ स्तंभ अभिलेख। और ये कहाँ पे है? भिलसड़ एटा में है। कहाँ पे है? भीलसड़ एटा में है ये। और इससे संबंधित जो पर्सन है वो कौन है? वो है हमारे कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है। और ये भी गुप्तकालीन है। इस अभिलेख में गुप्त संवत 96 415 ईस्वी अंकित है, तथा कुमारगुप्त तक के गुप्त शासकों का उल्लेख इसी में मिल जाता है। ठीक है। इसी अभिलेख में ध्रुव शर्मा नामक एक ब्राह्मण द्वारा कार्तिकेय मंदिर तथा धर्मसंघ निर्माण का उल्लेख भी मिल जाता है। ठीक है। तो कार्तिकेय मंदिर और धर्म संघ का जो निर्माण हुआ है उसका उल्लेख हमें कहाँ से मिल जाता है? वो हमें मिल जाता है बिलसड़ स्तंभ अभिलेख
भीलसड़ एटा उत्तर प्रदेश से मिल जाता है। ठीक है, तो अभी बात करते हैं एरन स्तंभ की। किसकी? एरन स्तंभ की। तो एरन स्तंभ मैंने आपको बताया, एरन स्तंभ सारे के सारे कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में हैं। और ये लगभग तीसरा एरन स्तंभ हम पढ़ रहे हैं। और इससे संबंधित जो व्यक्ति हैं वो है भानुगुप्त। तो इसका मतलब हुआ ये गुप्तकालीन होगा। 510 ईस्वी के इस अभिलेख में भानुगुप्त को विश्व का सर्वश्रेष्ठ वीर कहा गया है। ठीक है, तथा हूणों के विरुद्ध युद्ध करते हुए उसके मित्र गोपराज की मृत्यु तथा उसके पश्चात गोपराज की पत्नी के सती होने का उल्लेख भी इसी से मिल जाता है। ठीक है, इसी में मिलता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे तालगुंडा स्तंभ अभिलेख का। किसका? तालगुंडा स्तंभ अभिलेख का की बात करने वाले हैं आप। इसमें क्या होगा? ये शिमोगा मैसूर कर्नाटक में है। और इससे जो संबंधित व्यक्ति है वो है शांतिवर्मन मयूर शर्मन। ठीक है, और ये भी कैसा है? गुप्तकालीन है। गुप्तकालीन यह स्तंभ लेख दक्षिण में कदम्बों के इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इसमें कदम शासक के पल्लवों से संघर्ष का उल्लेख है। ठीक है, जब कदम शासकों का किसके साथ? पल्लवों के साथ क्या हुआ? उल्लेख हुआ, संघर्ष हुआ, तो उसका उल्लेख हमें कहाँ मिल जाता है? तालगुंडा स्तंभ अभिलेख में मिल जाता है। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। अभी देखते हैं अभिलेखों में उपयुक्त लिपियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, सबसे पहली ब्राह्मी लिपि है। अशोक के अधिकतर जो शिलालेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में है। यह लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती थी। कहाँ लिखी जाती थी? बाएं से दाएं की ओर, जस्ट उल्टा लिखा जाता था। जैसा कि अभी हम लोग लिखते हैं उसी तरीके से लिखा जाता था ये। ठीक है, बाएं से शुरू करते थे और दाएं पे खत्म करते थे। फिर उसके बाद आती है खरोष्टी लिपि। ठीक है, अशोक के कुछ शिलालेख खरोष्टी लिपि में भी है। और ये जो लिपि थी ये दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी, जिस तरीके से अभी आजकल उर्दू लिखी जाती है। ठीक है, उसी तरीके से ये लिपि भी लिखी जाती थी। ठीक है, दाएं से बाएं की ओर। यूनानी एवं आर्मेक लिपि। ठीक है, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेख इन्हीं लिपियों में लिखे गए हैं। ठीक है, तो बेसिकली अशोक ने 3 लिपियों का अभी तक जो हमें पता चलता है कि 3 लिपियों का प्रयोग किया था। ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, यूनानी एवं आर्मेक लिपि। ठीक है, क्योंकि अफगानिस्तान में यूनानी और आर्मेक समझी जाती थी, इसलिए उन्होंने इस चीज का यूज किया वहां पे। ठीक है, अब हम आ गए हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर, जो है इतिहास के साहित्यिक स्रोत। ठीक है, आखिरकार इतिहास में की जो जानकारी है वो हमें साहित्यिक स्रोतों से कैसे मिलती है। ठीक है, तो इसमें काफी चीजें हेल्प करती हैं, जैसे वेद हो गए, हमारे महापुराण हो गए, रामायण हो गई, और गीता हो गई हमारी, जो हमारी मतलब पवित्र पुस्तक मानी जाती है गीता, वो हो गई श्रीमद् भगवत गीता। और उसके बाद हमारा जो एक बहुत बड़ा पुराण है महाभारत, उससे भी हमें भारत देश को जानने में बहुत सारी हेल्प मिलती है। लेकिन यहाँ पे हम कुछ चीजों की बात करेंगे। ठीक है, यद्यपि प्राचीन भारतीयों को लिपि का ज्ञान 2500 ईसा पूर्व में भी था। ठीक है, तो भारतीयों को जो लिपि का ज्ञान था वो 2500 ईसा पूर्व में भी था, परंतु हमारी प्राचीनतम उपलब्ध पांडुलिपियां इस ईसा की 4वीं सदी से पहले की नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो अभी उपलब्ध हैं पांडुलिपियां, वो ईसा की 4वीं सदी से पहले की नहीं है। ठीक है, ये मध्य एशिया से प्राप्त हुई हैं। कहाँ से प्राप्त हुई हैं? मध्य एशिया से प्राप्त हुई हैं। भारत में पांडुलिपियां भोजपत्रों, ताड़पत्रों पर लिखी मिलती हैं। कहाँ पे मिलती हैं? भोजपत्रों पे या ताड़पत्रों पे लिखी मिलती हैं। परंतु मध्य एशिया में जहां भारत से प्राकृतिक भाषा फैल गई थी, ये पांडुलिपियां मेषचर्म एवं काष्ठ फलकों पर लिखी गई हैं। किस पे? मेषचर्म एवं काष्ठ फलकों पर लिखी गई हैं। ठीक है, अब इन्हीं में हम बात करेंगे कुछ वेद, उपवेद और उनकी विशेषताओं के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि वेद हमारे पास 4 होते हैं। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, अब ऋग्वेद का जो उपवेद होता है वो होता है आयुर्वेद। ठीक है, और यजुर्वेद का जो होता है वो धनुर्वेद होता है उपवेद। सामवेद का होता है गंधर्व वेद। और अथर्ववेद का होता है शिल्प वेद। क्या होता है?
शिल्प वेद। अच्छा, जो ऋग्वेद है वो चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है, और जो धनुर्वेद है वो युद्ध कला से संबंधित है, और गंधर्व वेद जो है वो कला एवं संस्कृति से संबंधित है, और जो अथर्ववेद है वो शिल्प वेद है, और उसको वो किससे संबंधित है, वो है भवन निर्माण एवं कला से संबंधित है। ठीक है, तो ये हुआ हमारे कुछ वेदों का इंट्रोडक्शन। इनको डिटेल में हम कल पढ़ेंगे, कल वाली वीडियो में मैं इसका डिटेल लेके आने वाला हूँ। ठीक है, अभी देखिए, संपूर्ण भारत में संस्कृत की पुरानी लिपियां मिली हैं, परंतु इनमें से अधिकांश दक्षिण भारत, कश्मीर और नेपाल से प्राप्त हुई हैं। कहाँ से प्राप्त हुई हैं? सबसे ज्यादा दक्षिण भारत, कश्मीर और नेपाल से प्राप्त हुई हैं। हिंदुओं के धार्मिक साहित्य में वेद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि सम्मिलित हैं। ऋग्वेद को 1500 से 1000 ईसा पूर्व के लगभग का माना जा सकता है। ठीक है, लेकिन अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यकों को, उपनिषदों को, ठीक है, इनको 1000 से 500 ईसा पूर्व के लगभग का माना जाता है। ठीक है, ऋग्वेद में मुख्यतः देवताओं की स्तुतियां हैं, परंतु बाद में ये साहित्य में स्तुतियों के साथ साथ कर्मकांड, जादू टोना, पौराणिक आख्यान, उपनिषदों में हमें दार्शनिक चिंतन मिलते हैं। क्या मिलते हैं? उपनिषदों में हमें दार्शनिक चिंतन मिलते हैं। ठीक है, जो ऋग्वेद है उसको मुख्यतः क्या माना जाता था? देवताओं की स्तुति के लिए माना जाता था, लेकिन परंतु बाद में क्या हुआ, साहित्य में स्तुतियों के साथ साथ इसमें कर्मकांड, जादू टोना, पौराणिक आख्यान और ये सब भी मिलने लगे। ठीक है, बात की जाए तो वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझ में आए इसलिए वेदांगों की भी रचना की गई थी। वेदांग क्या होता है? जैसे किसी भाषा को समझने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम उसकी ग्रामर को पढ़ें, उसके व्याकरण को पढ़ें, उसकी व्याकरण को सीखें, उसके व्याकरण को बहुत डीपली हम अपने अंदर ऑब्जर्व करें। ठीक है, अब जब हम उसकी व्याकरण को समझ जाएंगे तो फिर वो भाषा कैसी लगती है? सरल लगने लगती है। इसी प्रकार से वेदों को समझने के लिए वेदों की कुछ व्याकरण बनाई गई है जिनको हम वेदांग के नाम से जानते हैं, अथवा वेदों के अंगभूत शास्त्रों की रचना की गई थी। ठीक है, इनकी मदद से हम वेदों को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? हम वेदों को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारी वीडियो में इतना ही है। ठीक है, कल हम इसका थर्ड पार्ट लेकर के आएंगे और इसमें हम वेदों के बारे में, अरण्यकों के बारे में, ठीक है, वेदांगों के बारे में और थोड़ा गहराई से पढ़ेंगे। ठीक है, और मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है लेकिन समझ में नहीं आ रही है, तो सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही है कि आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है। ठीक है, सबसे पहले आप वो प्रीवियस वीडियो देखें, फिर उसके बाद आप पूरे लिंक हो जाएंगे हमारे पूरे कोर्स के साथ। ठीक है, उसके बाद ही आपको ये वीडियो जो भी आगे आएंगी या जो ये वीडियो आप देख पा रहे हो, ठीक है, तभी आपको समझ आएगी। ठीक है, उससे पहले ये समझ नहीं आ सकती है। ठीक है, तो हमारी पिछली वीडियोस को देखने के लिए आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए प्लीज। ठीक है, आपका सपोर्ट हमारे लिए बूस्टर का काम करता है, हम मोटिवेट रहते हैं, हम एकदम जोश से लबालब रहते हैं। ठीक है, ताकि हम आपके लिए काम कर सकें। ठीक है, तो इसी तरीके से अपना सहयोग बना के रखिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन आपका मिस ना हो। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। आप लोग खुश रहें, पढ़ते रहें। ठीक है, बाकी धन्यवाद, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखें।